आदरणीय दर्शकों, आइए अब मुलाकात करते हैं कवि, चिंतक, विचारक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज श्रीवास्तव से। लेखक से मिलिए श्रृंखला की कड़ी के रूप में आज मनोज श्रीवास्तव से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कवि महेंद्र गगन। नमस्कार। विश्व रंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखक से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव से रूबरू होंगे। नमस्कार। श्री मनोज श्रीवास्तव जी पहले ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर डिग्री प्राप्त की है। इससे आपका हिंदी के प्रति प्रेम जाहिर होता है। इसके साथ ही मनोज जी भारतीय परंपरा और दर्शन के गहरे अध्येता हैं। आपने भारतीय मनीषा को आधार बनाकर अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिससे कि हम उनके वर्तमान संदर्भों में समझ सकें। आपकी 32 पुस्तकें हैं, जिनमें 18 रामचरितमानस के सुंदर कांड पर केंद्रित हैं। इसके अलावा यशकाल, यथाकाल, शक्ति, प्रसंग, वंदे मातरम और हाल ही में गणेश अलग अलग गणनाएँ प्रकाशित हुई हैं। यादों के संदर्भ, पशुपति, वंदे मातरम, हिरण्यगर्भा, माँ क्षितिजा को आंगन बुलाते हुए, अमृत नाम, अनंत आदि 10 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं। आपके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं अध्यात्म विभाग का कार्यभार है। मैं आपसे पहला प्रश्न सर करता हूं कि आप प्रशासनिक दायित्व और राजनीतिक दबाव और साहित्य संस्कृति और दर्शन साहित्य, इन सब के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं? और दूसरा इससे लगा ही सवाल ये कि इस सब के समय बचाकर आप किस तरह अपना रचनात्मक कार्य करते हैं? सबसे पहले तो विश्व रंग का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने लेखक से मिलिए वाले इस कार्यक्रम में मेरी शिरकत को ज़रूरी समझा। जहाँ तक आपका जो प्रश्न था कि प्रशासन और संस्कृति और राजनीतिक दबाव, अच्छा, उस पर भी आपका ज़्यादा आग्रह है। दबावों की एक तो ये बात है कि दबावों में हमेशा एक कमजोरी होती है। दबावों के चेहरे होते हैं, मुखौटे नहीं होते। तो प्रशासन में रहते रहते हम लोग सीख जाते हैं कि यदि कोई मुखौटों का उपयोग कर रहा है तो उसको उसके उसी जगह पर ही किलित कर दिया जाए। वो एक है प्रशासनिक शैली, लेकिन उसके मैं व्यावहारिक विवरण शायद नहीं दूँ। लेकिन ऐसा कोई डुअलिटी, ऐसा कोई द्वैत जो है, जो कि आजकल पैदा कर दिया जाता है प्रशासन और साहित्य के बीच में, ये पहले नहीं था। इनफैक्ट चीन का मैं उदाहरण दूं, जहाँ पर कि 10वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ था। उनके स्कॉलर ब्यूरोक्रेट की जो एक उनकी पूरी सिस्टम शुरू हुई थी, और जो 1912 तक जो है जारी रही। तो वो चुनते ही ऐसे लोगों को थे जो कोई साहित्य में बहुत अच्छे होते थे या किसी विद्या में बहुत निपुण होते थे, और स्कॉलर ब्यूरोक्रेट कहलाते थे। तो ऐसी परंपरा जो है भारत में भी आप देखेंगे तो उसके उदाहरण मिल जाएंगे। और दूसरा, हम हमेशा यही नहीं माने कि प्रशासक जो है वो एक अलग जीवन से अलग कटा हुआ व्यक्ति है, बल्कि आप देखेंगे कि प्रशासक जो है जीवन की विद्रूपताओं से, जीवन की जो कठिनाइयों से, मुसीबतों और चुनौतियों से जितना अधिक जूझता है, उतना उन लोगों को अवसर नहीं मिलता जो कि किसी एक किताब को पढ़ लेते हैं और उसके आधार पर जो है फिर अपनी विचारधारा को निर्मित करके और जनवादी होने की बात करते रहते हैं। अब और फिर साहित्य जो है वो प्रशासन पर भी टिप्पणी है। यानी आप देखें तो मुक्तिबोध है, वो अपनी कविता अंधेरे में और वो एक दृश्य चित्रित करते हैं जिसमें कि कर्फ्यू लगा हुआ है और वो आतंक का माहौल है। तो वो कर्फ्यू आरोपित कौन कर रहा है? प्रशासन ही कर रहा है। जब दिनकर लिखते हैं कि भूखे बालक अकुलाते हैं, तो वो महिला बाल विकास पर टिप्पणी है। जब वह आता पछताता पद पर आता, निराला लिखते हैं, तो वो सामाजिक न्याय विभाग पर टिप्पणी है। तो और इनफैक्ट आप देखेंगे कि चार्ल्स डिकेंस
उन्होंने जब लिटिल डॉरिट करके अपनी वो लिखी, तो उसमें एक अध्याय है कंटेनिंग द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें वो ब्रिटिश ट्रेजरी ऑफिस के बारे में बताते हैं और उसका नाम देते हैं वो कि वो एक तरह का कम लॉक्यूशन जो विभाग है, ऑफिस है, तो वो इसलिए कि वो वहाँ घुमाता बहुत है। मुझे याद है कि श्रीलाल शुक्ल ने हमारे यहाँ राग दरबारी जब लिखी, और वो श्रीलाल शुक्ल प्रशासनिक सेवा से ही आए हुए थे, तो उन्होंने एक लंगड़ नाम के पात्र का चित्रण किया है जो नकल के लिए जो है भटकता रहता है। तो जिस की बात जो है चार्ल्स डिकेंस कर रहे थे, वही बात जो है हमारे यहाँ हो रहा था। तो साहित्य जो है लगातार प्रशासनिक विभागों पर टिप्पणी करता रहता है। इतनी संवेदना हो यदि प्रशासकों में कि उस टिप्पणी का संज्ञान लें और उसके आधार पर काम करें, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ नहीं है। कि जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं सुंदरकांड लिख रहा था, तो सुंदरकांड में वो रावण की ब्यूरोक्रेसी का चित्र आता है, और मुझे जो है अपने प्रशासनिक अनुभवों से वो ब्यूरोक्रेसी के चित्र जो हैं, वो जो रावण के दरबार में जो चित्र खींचे हैं तुलसी ने, कि जहाँ वो कहते हैं कि अस्तुति करे सुनाई सुनाई, तो वो किस तरह से वो ठकुर सोहाती वहाँ पे रावण के दरबार में चल रही है, उसके वो पूरा चित्र खींचा है, वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी का चित्र है। आपने इसकी विशद टीका संभव की है, हाँ, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? हाँ, एक तो ये था कि सुंदरकांड में तुलसी ने, बल्कि न केवल सुंदरकांड बल्कि उनका जो पूरा रामचरितमानस भी जो है, तुलसी ने उसमें एक अर्थ का अमृत गर्भ दिया है। यानी वो कोई स्थिरीकृत जो है अर्थ देके नहीं गए अपनी रचना का। उनका पाठक जो है वो लगातार अपने अनुभवों की रोशनी में उस अर्थ को का पुनर्नवन करता चलता है, उसका रिन्यूअल करता चलता है। और इस अर्थ में तुलसी जो हैं वो लिसिबल जो राइटर हैं, स्क्रिप्टेबल राइटर नहीं है। यानी वो एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे लेखक हैं जो अपने पाठकों के द्वारा सृजित और पुनर्सृजित होते हैं। और उनका वो तुलसी के लेखक की हो सकता है कि मृत्यु हो गई हो, लेकिन तुलसी का पाठक जो है उसको वो अमर कर गए। तो वो पाठक जो है नई नई रिश्तेदारियाँ, नई नई नातेदारियाँ जो हैं वो ढूंढता है तुलसी के शब्दों से, संदर्भों की, प्रसंगों की, और उस रोशनी में जब तुलसी को पढ़ता है तो तुलसी हमेशा प्रासंगिक महसूस होते हैं। तो ये खासियत जो तुलसी की है, ये आई कैसे? तुलसी मुझे लगता है कि भारत के सबसे पहले ऐसे हिंदी लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं की इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में बात की। यानी वो जब वो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मत, तो वो असल में क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उनका शब्द जो है कोई एक भौतिक उपस्थिति नहीं है, वो एक सांस्कृतिक निर्मिति है। और जो शुरू में वो मानस की शुरुआत में ही वो गुरु को नमन करते हैं, शिव जी को नमन करते हैं, वो वाल्मीकि को नमन करते हैं, राम को नमन करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो नमन जो करते हैं, वो जो है एक तरह से उनके जो सांस्कृतिक अक्षर हैं उन अपने उसके पूर्वजों को नमन कर रहे हैं वो, और उसके माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि वो जो रचना लिख रहे हैं वो रचना एक परंपरा में बहकर आई है। और वो ये संभावना भी आगे के लिए खुली छोड़ते हैं जब वो कहते हैं कि हुई हैं बहुत और हो ही आगे, इस तरह से कि जो अभी हो चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं उन सब लोगों को, उन सारे पाठकों को नमन। तो उसका मतलब ये है कि वो अपने पाठक को जो कि भविष्य में होने वाला है वो भी उनकी रचना में योगदान देगा, उनकी रचना के नए अर्थान्वयन की कोशिश करेगा और जो संभव हो सकेगा। तो इसलिए मुझे तुलसी में ये जो लोच लगी, मैंने उसका उपयोग कर लिया। और वो उपयोग इसलिए भी मैंने किया कि मेरे सामने ये आ रहा था कि हमारे जो भी शास्त्र हैं उनके बारे में इन दिनों कुछ एक अलग किस्म का माहौल चल रहा है। यानी एक तो वो राइटर हैं जो कि आलोचना की राह से आ रहे हैं और जो भारतीय परंपरा के प्रति एक तरह की गर्हणा की दृष्टि रखते हैं,
और थोड़ी वितृष्णा है उनके दिमाग में। और चाहे वो आपके औपनिवेशिक लेखक हों, चाहे वो किसी एक विचारधारा विशेष के लेखक हों, और चाहे वो जो हैं किसी एक जातीय वर्ग के हिसाब के लेखक हों, वो कोशिश ये कर रहे हैं वो लोग कि आलोचना करें। और वो उस आलोचना में चूँकि वो एक अपने खास प्रेडिक्टेबल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वो इस तरह की कोशिशों से एक पूर्वाग्रह के साथ जो है तुलसी को देख रहे हैं। तो तुलसी की एक तरह की कलर्ड इंटरप्रिटेशन हो रही है। एक वो परेशानी है। दूसरी परेशानी ये हो रही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा के रास्ते से आ रहे हैं, यानी ये आलोचना के रास्ते से आ रहे हैं, दूसरे श्रद्धा के रास्ते से आ रहे हैं। जो श्रद्धा के रास्ते से आ रहे लोग हैं वो और अपनी विडंबना पैदा कर रहे हैं। उनकी त्रासदी और ज़्यादा बड़ी त्रासदी है। वो इस अर्थ में है कि वो आज के 21वीं शताब्दी के युग में जो व्याख्याएं कर रहे हैं वो शायद 18वीं शताब्दी के भी पहले की व्याख्याएं हैं, बिल्कुल मध्ययुगीन व्याख्याएं। उनसे काम नहीं चलता। उससे जो है हमारे शास्त्रों का की जो गांभीर्य है उसके साथ भी पूरा पूरा न्याय नहीं होता। और इस तरह के कई मैंने देखा कि उदाहरण हैं। मैं एक बार देख रहा था, एक सज्जन थे, वो अपना तंबू लगाए हुए थे और वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस विषय पे बोल रहे थे। मैं उनको सुन रहा था, सामने से टीवी पे देख रहा था मैं उनको। तो वो बोल रहे थे कि साहब ये 5 वर्ग नहीं है, ये 3 वर्ग हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में उन्होंने कहा एक ढोल है, एक गंवार शूद्र है और एक पशु नारी है, ये 3 है। तो तुलसी इनको कह रहे हैं कि इनकी प्रताड़ना की जाए। और वो वहाँ पर बोल रहे थे और कोई उनसे प्रश्न भी नहीं कर रहा था कि साहब ये तो ठीक है कि गंवार शूद्र जो है आपके हिसाब से प्रताड़ना का या पिटाई का पात्र है, लेकिन गंवार ब्राह्मण क्यों नहीं है, गंवार क्षत्रिय क्यों नहीं है? आपकी आपत्ति किससे है? गंवारपन से है कि जो है इनसे है? और फिर दूसरा कोई ये भी नहीं पूछ रहा था कि आखिरकार गंवार होने में ऐसा क्या बुराई है भाई? जो रस्टिसिटी है वो हमारे देश की एक धरोहर है और वो अपने आप में कतई जो है निंदा के पात्र नहीं है। खासकर जब हम आज देखते हैं कि हमारे बहुत से पढ़े लिखे चतुर लोगों ने जो है देश का क्या हाल कर दिया, तो उसकी तुलना में वो गांव का आदमी जो अपनी बहुत सीमित जो है ज़रूरतों के साथ रह रहा है, उसके जीवन आदर्श तो दूसरे ही हैं। तो हम जो है सिर्फ इस तरह से यदि व्याख्या कर रहे हैं कि गंवार शूद्र पिटाई का पात्र है, तो वो व्याख्या भी जो है अपनी तरफ से देखना चाहे तो मध्ययुगीन और भी पुरानी जो है उस तरह की व्याख्या है। या हम दूसरा ले लें, वो कह रहे हैं कि पशु नारी जो है प्रताड़ना के पात्र है, तो पशु पुरुष क्यों नहीं है भाई प्रताड़ना का पात्र? तो इसलिए ये एक ट्रेजेडी जो है मैं घटते हुए देखता हूँ। एक तरफ आलोचना की राह से आने वाले लोग और दूसरी तरफ श्रद्धा की राह से आने वाले लोग, दोनों लोग जो हैं कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिनको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे अपनी असहमति दर्ज करनी चाहिए। आपने सुंदरकांड की भी विशद व्याख्या की है। हाँ, उसके पीछे भी शायद यही प्रेरणा रही। हाँ, यही बात थी। और सुंदरकांड के 18 खंड आपने 18 खंड लिखे मैंने। उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे मैंने कहा कि ये 2 चीज़ें थीं। सुंदरकांड को जब मैं पढ़ता था और बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, तो उस समय जो उसको पढ़ते हुए हर बार जो है मेरे मन में अर्थ की कुछ नवीन घंटियाँ जो है गूंजती रहती थी। और मैं ये देख रहा था कि हो ये रहा है कि पिछले कुछ समय से खासकर जोर पकड़ गया है, जब से कि राम जो हैं वो पिछले कुछ सालों में भारतीय चेतना की एक खास तरह की प्रोग्रामिंग में न्यस्त हुए हैं। उतना जब से भी वो न्यस्त हुए हैं तभी से ही एक दूसरी विडंबना ये हुई है कि बहुत सारे लोग उस प्रोग्रामिंग से घृणा के चक्कर में तुलसी से घृणा करने लगे हैं, रामचरितमानस से घृणा करने लगे हैं, अपनी संस्कृति से घृणा करने लगे हैं। और इस तरह के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। हाल के समय में मैंने देखा कि लोग कबीर और तुलसी के बीच में द्वैत पैदा कर रहे हैं। और कबीर का नाम चूंकि वैसे ही एक तरह की मिश्रित संस्कृति का प्रतिनिधि लगता है, तो कबीर जो है उनके लिए ज़्यादा प्रोत्साहन के हो गए हैं। और तुलसी जो है गोस्वामी तुलसीदास, वो नाम ही पंडिताओं किस्म का है और शुद्धतावादी भी लगता है। तो उसके कारण जो है तुलसी को बहुत सारे ऐसे अन्यायों का सामना करना पड़ रहा है हिंदी साहित्य में भी, कि जहाँ उनको जो है पोंगापंथी बताया जाकर, जहाँ उनको जो है हिंदू समाज का पथभ्रष्टक बताया जाकर
तमाम किस्म की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे समय में ज़रूरी था कि कुछ पर्सपेक्टिव्स रखें, कुछ चीज़ें रखें। तुलसी एक ऐसे रचनाकार हैं, एक ऐसे साहित्यकार हैं जो बहुत विनम्रता से अपनी बात करते हैं, लेकिन उनमें जो मैथोडोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो देखने को मिलती है ना, जो प्रविधिगत स्थिरता देखने को मिलती है, वो किसी और जो है साहित्यकार में मुझे जो मध्यकाल में या उससे पहले भी हुए नहीं देखने को मिली। उस मैथोडोलॉजिकल स्टेबिलिटी के साथ तुलसी ने अपनी जो बात कही और ख़ासकर सुंदरकांड में जब कही उन्होंने, अकेला यानी मैंने तो एक छोटा सा कांड लिया था और मैं ये सोच रहा था कि 501 पेज की एक पुस्तक लिखूंगा, बिल्कुल आधुनिक दृष्टि के साथ मेरा काम पूरा हो जाएगा। वो हुआ नहीं। वो उसने मुझे अपने एक तरह से आवेश में ही जकड़ लिया और वो लिखते 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 जो है 18 पुस्तकें हो गई, तब जाकर वो समाप्त हुआ। लेकिन उसमें मुझे कई चीज़ें समझ में आई जो हम लोग जो हैं शायद पहले उस तरह से देख भी नहीं पाए थे। जैसे पूरा जो ये जो प्रसंग है जिसमें वो सेतु बनाते हैं, सेतु निर्माण का जो प्रसंग है जो सुंदरकांड में बिल्कुल अंत में आता है जब, तो उस प्रसंग को जब मैं अब पढ़ा और उसको मैंने देखा, तो जो मैं कह रहा था ना कि मुझे ब्यूरोक्रेसी का जो है में होने का फ़ायदा मिला, वो मुझे समझ में आया। क्योंकि यदि वो सेतु निर्माण का प्रसंग है तो मुझे लगा कि हाँ, ये वो उस समय का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो इसलिए यदि तुलसी ये कह रहे थे कि मकर उरग छक अकुलाने, कि जब वो भगवान राम जो हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासर आनो सौखो बार दिबिसिक्र सानो, तो कि मेरा बाण लेके आओ, मैं समुद्र को सुखाता हूँ। तो उस समय जो है वो जब अपना बाण का संधान करते हैं और जो मकर उरग जंतु जो है अकलाने लगते हैं, तो वो हो क्या रहा है उस समय, एक इंटेंडेड प्रोजेक्ट है, एक अभिप्रेरित जो परियोजना है, उस परियोजना का एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है, जो आज हम करते हैं ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए। हम लोग कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यदि बड़ा सा लेते हैं तो उसमें वो एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम करते हैं। और फिर जैसे आज जो है हम लोग ये मानने लगे हैं कि नदी वो एक जो है लिविंग पर्सन है, जैसा न्यूजीलैंड में अभी हुआ एक नदी के संदर्भ में, माओरी नदी के संदर्भ में, या जैसे कि उरुग्वे में हुआ कि जहाँ उन्होंने संपूर्ण पर्यावरण को ही एक लिविंग पर्सन का दर्जा दिया। तो वैसे ही आप देखिए कि उस समुद्र के सेतु जो है उसके निर्माण के प्रसंग में ये होता है वहाँ पर सुंदरकांड में कि समुद्र एक व्यक्ति का रूप रख के आता है और हमें वो किसी चमत्कार की तरह लगता है। वो चमत्कार नहीं है, वो एक लीगली ज्यूरिडिकल पर्सन की जो है उसको प्रास्थिति दी गई है, जैसे कि आज हम देते हैं। आज कंपनियां जो हैं वो लीगली ज्यूरिडिकल पर्सन हैं, भले ही प्राण ना हो उनमें। आज जो है मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो लीगली ज्यूरिडिकल पर्सन हैं। ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए हम लोग उस बात को समझते हैं। तो इसलिए जब मैं वो पढ़ता हूँ कि जिसमें तुलसीदास जो हैं ये कह रहे हैं सुंदरकांड में कि समुद्र जो है एक व्यक्ति का रूप धरकर सामने आया है और फिर वो अपनी बात रखता है, तो वो जो सारी बातें रखता है वो उसमें अपने राइट्स की बात करता है, यानी एनवायरनमेंट के उसके राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं और वो उन अधिकारों की बात करता है। तो इसलिए प्रशासनिक अनुभवों ने मुझे जो है सुंदरकांड को तुलसी को समझने में ज़्यादा ही मदद की। भारतीय आर्ष परंपरा का ज्ञान क्या जीवन के लिए नई कोई देशना दे सकता है? पहले तो मैं कहूँ कि जो आर्ष परंपरा है, हमारे वेद ऋषि को एक दृष्टा की तरह देखते हैं, एक सीयर की तरह देखते हैं और उसको क्रांतदर्शी कहते हैं ऋषि को, यानी जो साधारण रूप से जो दिखाई देता है, जो हमारे आँखों से सामान्य रूप से जहाँ तक हमारी पहुँच होती है उसके बियॉन्ड जो देख सके, वो जो है क्रांतदर्शी है और वो ऋषि है। यानी वो जो एक श्लोक चलता है कि ऋषि तू मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, कि ऋषि जो है वो मंत्र का दृष्टा है, करता नहीं है। तो ये भाव जो है भारत में हमेशा से रहा कि
यदि हम मंत्र दे रहे हैं, यदि हम कोई इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, तो हम सर्जक नहीं है, हम उसके डूअर नहीं है। वो घट रहा है हमारे साथ, हमारे सामने वो हो रही है चीज़ और हम उसके साक्षी हैं। ये जो बात है ये हमारी संस्कृति में रही। इस विनम्रता के साथ ऋषि चलता है, इस विनम्रता के साथ वो सारी संस्कृति भी चलती रही है जो इन ऋषियों के मार्गदर्शन में जो विकसित हुई और प्रफुल्लित हुई। अब जो आप कह रहे हैं कि ऋषि, ये जो आर्ष परंपरा है ये दुनिया के लिए कोई देश ना दे सकती है, तो मैं कहूँगा कि ऐसी कोई चाह नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि रिचर्ड किंग जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको आप यदि पढ़ेंगे, और ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक रिवर्स कॉलोनाइजेशन ऑफ एसेंशियलिज्म ऑफ न्यू वेदांत वो शुरू हो गया पश्चिम में। यानी जैसे पश्चिम ने उपनिवेशीकरण के दौर में यहाँ पर मिशनरी भेजे, वैसे ही अब भारत से ये उठ के जा रहे हैं। वो विवेकानंद से शुरू करता है, उन पे काफ़ी गुस्सा प्रकट करता है रिचर्ड किंग। फिर उसके बाद जो है वो रामकृष्ण मिशन के बारे में भी ऐसे ही कहता है। उतना ही उसके गुस्से का नज़ला जो है वो रामकृष्ण मिशन पर भी उतरता है। और फिर वो वहाँ से बढ़ते बढ़ते वो तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और सिस्टर निवेदिता इन सब के बारे में भी जो है इसी तरह की बात कहता है। और वो कहता है कि अंग्रेजों से आने से पहले तो भारत में कोई धर्म ही नहीं था। वो इस तरह की बात करता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पेपल बुल, जिन्होंने अपनी पोप की धर्माज्ञाएं, जिन्होंने अपने पोप के सांड जो हैं विश्व भर में फैला दिए, और महिषासुरमर्दिनी वाले हमारे देश में भी वो उत्पात करके चले गए। और वो उस चीज़ को, उस कॉलोनाइजेशन के बारे में तो कुछ नहीं करते, बल्कि उसका तो गौरवगान करते हैं कि उनसे जो है भारत में धर्मदर्शी पैदा हुई। और हमारी जो है बौद्धिक कोशिशों के बारे में भी उनके मन में जो है इस तरह के दुराग्रह हैं। तो इसलिए जो है हम नहीं कहते कि हमें जो है किसी तरह की देशना जो है भारतीय आर्ष परंपरा को विश्व को देनी है। हमें तो ये कहना कि भारतीय आर्ष परंपरा का जो है अवधान हम रखें, ताकि जो है जो नव उपनिवेशवाद के द्वारा जो एक तरह का कहना चाहिए कि सांस्कृतिक षड्यंत्र हो रहा है, उसको हम फाश कर सकें। तो दूसरों के लिए वो उतनी ज़रूरी हो ना हो, हमारे लिए ज़रूरी है। हम दुनिया को जो है वो दे सकें वो बात। ये लोग जो भूमंडीकरण किए, ये लोग हमें आकर जो है ग्लोबलाइजेशन की बात बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले देश को ये जो है बात कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की, जबकि वो स्पिरिट ही नहीं है। वो तो कुछ मल्टीनेशनल्स के जो हैं कॉफर्स को, उनको समृद्ध करने की वो पूरी ग्लोबलाइजेशन के नाम से जो है स्कीम है। भारतीय दृष्टि जो है वो दूसरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें आर्ष परंपरा जो है उसका उपयोग जो है इस बात में करना है कि किस तरह से इन्होंने हमारे उपनिवेशवाद के दौर में हमारे सांस्कृतिक जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए हमारे ऋषियों के मंत्रों का अति साधारणीकरण किया, और उसके माध्यम से मनमानी व्याख्याएं परोसी, और भारत को एक लगातार चलने वाली आत्महीनता में ग्रस्त कर दिया। उसके विरुद्ध जो है हम इस आर्ष परंपरा से प्राप्त आत्मविश्वास का कितना उपयोग कर सकते हैं, वो हमारी बेसिक चुनौती है। सत्य की बजाय विचार और विचारधाराओं हमें कहाँ तक ले आई? हाँ, एक एमोस विल्सन की बुक है द फॉल्सिफिकेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्शियसनेस, और वो पुस्तक जो है वो अफ्रीकी संदर्भों में बात करती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी भारत प्रेमी हैं, भारत के लिए प्रतिबद्ध है, उनको भारतीय चेतना का जो असत्यीकरण हुआ है, आप सत्य की बात कर रहे थे ना, मैं असत्यीकरण की बात कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए और उनके बारीक बारीक पहलुओं को समझना चाहिए। यानी आज देश की जो है सच्ची समावेशिता के विरुद्ध जो मनमानी कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, कभी उसको ध्यान से देखिए। अभी एक फिल्म आई थी शूद्रा, उसको आप देखिए वो कौन सी कहानियाँ गढ़ती है। फिर एक
आनंद नीलकंठन का उपन्यास आया असुरा, और वो किस तरह से जो है टेल ऑफ द वैंक्विश्ड, पराजित जाति की तरफ से जो है उसका उनकी वकालत करते हैं। मुझे नहीं अभी तक समझ में आया कि कभी कोई नहीं, यदि लोगों को टेल ऑफ द वैंक्विश्ड लिखनी ही है तो कभी कोई राणा प्रताप की कहानी क्यों नहीं लिखता? वो भी पराजित हुए थे। कभी कोई जो है राणा सांगा की कहानी क्यों नहीं लिखता? यदि वैंक्विश्ड की ही कहानी लिखनी है तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन इतिहास के किसी एक कालखंड के जो है शासकों को गौरवान्वित करें और किसी एक कालखंड के जो कहना चाहिए कि आम नागरिकों को जो है हम हतोत्साहित करें। ये दोहरापन जो है मुझे समझ में नहीं आता। तो, और इसके पीछे वही बात आती है, आज क्या हो रहा है मुख्यतः कि एक पूरा प्रोजेक्ट है जो जातियों को नेशन के तरह खड़ा कर रहा है, और वो जो जब ऐसा कर रहा है तो एक तरह का जहर है जो वो भारत में इंजेक्ट किया जा रहा है, और कोई बड़े बौद्धिक विचार वैभिन्न का परिणाम नहीं है, ये एक डिज़ाइन का परिणाम है। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारत के ही विभिन्न वर्गों को, भारत के ही विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को एक दूसरे के साथी की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह पेश किया जा रहा है। तो इसलिए जो है रावण वो द्रविड़ अस्मिता का जो है संस्थापक बन जाता है, और मैंने देखा कि उसको जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधि जो है बनाकर भी पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, और आजकल मैं देखता हूं कि कुछ एक सार्वजनिक उपस्थितियां ऐसी हैं जो अपने उपनाम ही रावण रखा हुआ है उन्होंने। तो वो देख के मुझे लग रहा है कि अब ये एक नया चल रहा है, यानी वो रावण जो अपने समय में सत्ता के उन्माद का सबसे बड़ा प्रतीक था, वैश्विक सत्ता के उन्माद का सबसे बड़ा प्रतीक था, वो दलितों का प्रतिनिधि हो गया, जिसने कि जो है आम जनता पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किए, वो जो है आज इस तरह से अस्मिताई प्रतिनिधित्व में जो है किया जा रहा है। एक आप देखिए पूरा नैरेटिव जो चल रहा है, जिसको भी भारत जो है अच्छा मानता आया है उसको अब बुरा बताया जा रहा है। राम को, द्रौपदी को, शिव को, पार्वती को, गणेश को लगातार एक के बाद एक ऐसे जो हैं कहना चाहिए कि वेस्टर्न स्कॉलरशिप सामने आ रही है जिसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका जो है हम डाउन साइड दिखाएं, और डाउन साइड के नाम पे मनमानी व्याख्याएं वो परोस रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भी बुरा है उसको ग्लोरीफाई करें। तो उसी हिसाब से अब रावण, महिषासुर, होलिका, इन सबको जो है अब एक उस तरह से परोसा जा रहा है, और इसको नाम दिया जा रहा है ऑल्टरनेटिव रीडिंग, इसको नाम दिया जा रहा है वैकल्पिक पाठ। तो जब मैं इस तरह की चीज़ों को घटते हुए देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि लोग आजकल हमारी ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री लिख रहे हैं, यानी ये वो लोग हैं जो अभी कुछ समय पहले तक मानते थे कि भारतीयों में तो इतिहास बोध था ही नहीं। तो जब हमारे पास इतिहास बोध नहीं था, जब हमारा इतिहास से ही आप इनकार कर रहे थे, जब हम जो चीज़ हमारे पास थी ही नहीं, तो आप उसका विकल्प कैसे तैयार कर रहे हैं? यानी जो शून्य है उसका विकल्प। और फिर इतिहास जो है, जहाँ तक मेरी साधारण सी जानकारी है, इतिहास तथ्य होता है, विकल्प की गुंजाइश तो जो है मिथकों की व्याख्या में हो सकती है, लेकिन इतिहास तो तथ्य होता है, उसमें काहे का विकल्प। लेकिन ये इस तरह की जो है पश्चिमी स्कॉलरशिप इन दिनों चल रही है जो वैकल्पिक इतिहास हमें पढ़ाने की कोशिश कर रही है, और वैकल्पिक पाठ चल रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग भी अपनी परंपराओं को सावधानी से देखें और जो है इस तरह के पाठ तैयार करें जो इस षड्यंत्र का उत्तर हो। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और एक विश्वरंग के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? विश्वरंग एक ऐसा कार्यक्रम है जो अब तो एक अनुवांशिक संगठन बन गया है, और संतोष चौबे जी ने इसमें जितना व्यक्तिगत रूप से अपना अभिरुचि, अपने अध्यवसाय और अपनी संगठन क्षमता का परिचय देते हुए जिस तरह से इसको क्वाइन किया है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि पूरी दुनिया भर में हिंदी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को
एक कर सकेगा। और इस समय बहुत ज़रूरत भी इस चीज़ की है। हिंदी को हम लोग एक वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ते जाने के आग्रही बहुत समय से रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो गए कि जिसमें बार बार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाया जाए, इस तरह के संकल्प पारित हुए। लेकिन वो संकल्प पारित होने से शायद बात नहीं बनेगी जब तक कि हिंदी की वैश्विकता को हिंदी के जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसको जो है हम लोग इस तरह से नहीं पकड़ें जैसे कि विश्व रंग में पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो तभी जाकर वो हिंदी का वैश्विक दावा जो है वो सिद्ध हो सकेगा। आज शायद इस साल 15 देशों के लोग हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये 15 की संख्या और बढ़ेगी, और हम लोग जो हैं जहाँ जहाँ पर भी हिंदी के माध्यम से रचनात्मकता जो विकसित हुई है, ऐसे पूरे डायस्पोरा को भी अपने साथ ले सकेंगे। और प्रवासी जो भारतीय साहित्य है उस पर भी एक ध्यान इसके माध्यम से दिलाया जा सकेगा। मैं देखता हूँ, मैं हिंदी के एक स्वर्गीय लेकिन सुविख्यात आलोचक थे, उन्होंने आलोचना के प्रतिमान वगैरह पर भी काफ़ी काम किया। वो मैं उनको पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि जो अपने देश का नहीं हुआ वो जो है बाहर का कैसे होगा। और इस तरह से उन्होंने प्रवासियों पर एक बड़ी वैसी टिप्पणी की उन्होंने इज़राइल के संदर्भ में थी, लेकिन वो बड़ी क्रूर किस्म की टिप्पणी लगी मुझे। और इस तरह का जनवाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि जहाँ जो है सिर्फ बाहर जाने के आधार पर आप कुछ लोगों को जो है अपनी परिधि से बाहर कर देते हो, जबकि बात सारी समावेशिता की करते हैं। तो और हुआ है, अयोध्या से राम भी बाहर निकले और कृष्ण भी जो हैं वो अपने ब्रज से बाहर निकले, और बुद्ध भी बाहर निकले और महावीर भी बाहर निकले। बाहर निकलना जो है एक वो हर समय की आवश्यकता रही है। और विश्वरंग जो है बाहर के इन सारे लोगों को एक मंच पर ला रहा है। तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसके माध्यम से संभव हो पा रही है, और इसके आयाम जो भविष्य में जो देखता हूँ मैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विराट किस्म के आयाम हैं। संतोष चौबे जी को उसके लिए फिर से बधाई। धन्यवाद सर।